honor to have you here this evening. And so without further ado, let's begin the conversation. Handing it over to you, sir. हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? एनर्जी सिर्फ थोड़ी सी यहाँ से आई है. The younger crowd is all there, but nobody is saying you're always as they always say, हमारी जो younger generation जिसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूँ, उसे थोड़ी सी पुश की जरूरत होती है ना? ये देखिए सब everybody is doing thumbs up, सही बोल रहे हो आप. So thank you for being such a lovely audience today, and इतना positive माहौल है. I'm sitting next to you, जया जी. वो कहते हैं ना कि कोई भी positive काम करने जब हम जाते हैं तो हमारी परीक्षा होती है. तो ये परीक्षा मेरी आज बहुत कड़ी हुई, मतलब परीक्षा में कई परीक्षा में हो सका होगा. सबसे पहले जिस घर में मैं रहता हूँ 1.5 साल से, उसकी लिफ्ट आज तक खराब नहीं हुई. And I entered that lift and that lift did not go down. I stood there for 7 minutes. उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे ड्राइवर का फोन आया. उन्होंने कहा कि मैं बारिश की वजह से लेट हूँ, सॉरी सर, मैं नहीं पहुंच सकता हूँ टाइम से. मैंने कहा वो मुझे तो बहुत ज़रूरी है. मैंने कहा कोई बात. फिर मैंने फटाफट एक टैक्सी बुक की. वो टैक्सी ने कैंसिल किया, दूसरी बुक की कैंसिल, तीसरी कैंसिल. फिर मेरा थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट होने लगी. हम सब इंसान है, ऐसे होता है हमारे साथ, है ना? Then I decided कि बहुत लेट हो रहा है, जया जी तो वहाँ पे पहुँचने वाली है, मैं नहीं पहुँचा. तो I said forget it all, आज ऑटो में चलते हैं. एक ऑटो रुकाया, ऑटो में बैठे, मैप्स ऑन किए तो देखा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है गर्मी पर पहुँचने के लिए. तो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तब तक. मैंने कहा अब क्या करें? एक ही रास्ता है कि आज ट्रेन की जाए. 2.5 साल बाद ट्रेन में चढ़ गए और फाइनली वहाँ पे टाइम पे पहुंचे. तो जब मैं ऑटो में बैठा हुआ था तो दिल की धड़कन इतनी तेज थी और एक थोड़ी सी एंजाइटी महसूस हो रही थी. और उसी टाइम सबकॉन्शियस माइंड में जया जी की आवाज सुनाई दी जिसने कहा इट्स ओके. तो मैंने कहा कि बुक पढ़नी तो मैंने स्टार्ट कर दी है, और अगर उसका मैं अमल अपने जीवन में ना कर पाऊँ तो उस चीज़ का क्या फायदा है. So I think thank you जया जी. आप millions of youngsters और हर किसी के लाइफ में ये बुक जो है बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएगी. बट मेरी जिंदगी में वो चेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ऑल थैंक्स टू यू. Thank you so much. Thank you. And I am sad but yet happy because all of this happened. और मुझे एक बहुत अच्छा पुश मिल गया इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए. आई थिंक अब और ज़्यादा लोगों को जेन्युइन लगेगी ये किताब, क्योंकि सबकी लाइफ में आई थिंक रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन बॉम्बे. तो आई एम वेरी न्यू इन बॉम्बे, सो मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि हम 15-20 मिनट्स हर जगह लेके चलते हैं, बट यहाँ आपको कम से कम हाफ एन आवर 40 मिनट्स लेके चलना पड़ता है. और उसके बाद भी कोई अचानक से एक सिग्नल भी आके आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक खड़ा कर सकता है. सो यू डोंट इवन हैव ट्रैफिक बट यू हैव सिग्नल्स. सो आई थिंक बॉम्बे में तो डेफिनेटली यू नीड द बुक. इट्स ओके. I think the entire world needs this book. It's okay, and that takes us towards our conversation about the book. सबसे पहले जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की तो पहला ही चैप्टर, मतलब आपने वो होता है कि जो एक ऑथर होता है वो धीमे धीमे रीडर्स को प्रिपेयर करते हैं वहाँ तक ले जाने के लिए, और आपने पहले ही चैप्टर में लिख दिया इट्स ओके टू नॉट बी ओके. सो व्हाई डिड यू थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट विद दैट वेरी चैप्टर? आई थिंक यू नो व्हेन यू रीड द बुक, जनरली यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ऑनर्ड, बिकॉज एज अ स्पीकर मुझे बहुत आदत है कि लोग आपके लिए आते हैं, आपको सुनते हैं, बट एज एन ऑथर आई थिंक आई एम वेरी स्कैर्ड. मुझे बहुत नर्वसनेस है कि पता नहीं किताब लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी. ये सबसे पहला कदम है मेरा ऑथर बनने का, पर आपने उस कदम को बहुत सुंदर बना दिया. सो थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू, मुझे लगता है लॉन्च से भी पहले जब हमने सिर्फ लिंक लॉन्च करी थी तो हाँ, वी वर बेस्ट सेलर्स बिफोर द लॉन्च.
So it is all because of you guys. Thank you so much. I feel so happy इतने प्यार के लिए. But yes, जब ये किताब कोई भी इसका जब टाइटल पढ़ता है इट्स ओके, उनको सबसे पहले लगता है कि इट्स ओके का मतलब है हर चीज के लिए आई एम ट्राइंग टू से इट्स ओके. बट नहीं, इट्स अ बैलेंस ऑफ सेइंग कि कब आपको इट्स ओके फील करना है और कब आपको ये फील करना है दैट इट्स नॉट ओके. लेकिन अगर सबसे पहली चीज जब हम इट्स ओके सुनते हैं तो लोग हमें यही कहते हैं कि नहीं नहीं आप लाइफ को बड़ी लाइटली ले रहे हो. तो सबसे पहला मुझे चैप्टर यही लगा कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है या उसको कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है. सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीकों से स्ट्रगल कर रहे हैं. जो यंग है वो अपनी यंग होने के एज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है. जो एक्सपीरियंस्ड है वो आने वाले चेंजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक जो सीखा वो शायद अब उनके लिए मायने नहीं रख रहा बिकॉज थिंग्स आर चेंज्ड. पेरेंटिंग चेंज हो चुकी है, लाइफ चेंज हो चुकी है. तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हैंडल करना पड़ेगा. और उससे पहले ये मानना कि प्रॉब्लम है, ये सबसे पहला वे है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो आई थिंक सबसे पहले ही लोगों को ये बता देना कि इट्स ओके टू नॉट फील ओके, टू नॉट बी ओके इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट द बुक. कि आपको एक रिलेटेबिलिटी महसूस हो पहले ही चैप्टर में. आई डोंट वांट मैं आपको एंड तक लेके जाऊं क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वो रील्स नहीं चलती जो आपको एंड में सोल्यूशन देती है. वेट ही नहीं करना चाहता इंसान. उनको है पहले 20 सेकंड में अगर कुछ नहीं बताया तो स्वाइप. मुझे वो नहीं बनना था इसलिए मैंने पहले ही इंगेज कर लिया आपको. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत आपने सही बात बोली. और यहाँ से सारे सीनियर सिटीजन जो है जो आजकल अडेप्ट कर रहे हैं रील्स को. और इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन हैं कुछ साल पहले बोलते थे कि ये क्या लगे रहते हो अपने फ़ोन में, आजकल उन्हें बोलना पड़ता है कि फ़ोन साइड में रख दो. तो बहुत अच्छे तरीके से आप अडेप्ट कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली जया जी यही कहना चाह रही है कि हर चीज़ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जया जी, आपने अपने बुक में मेंशन किया इमोशनल ऑनेस्टी के बारे में. एक तो हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि हम जिसके सामने बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं, इमोशनली ऑनेस्ट, अपनी पूरी किताब खोल देते हैं, वो हमें बिट्रे कर देते हैं, वो हमारा यूज़ करते हैं. और दूसरी बात ये भी है कि फॉर समबडी लाइक यू हु इज़ अ पब्लिक फिगर, आप कैसे अपने लाइफ में इमोशनल ऑनेस्टी को इनकलकेट करते हो? क्योंकि आप इतने लोगों से रोज़ मिलते हो, आप सबको तो अपना ट्रू इमोशन नहीं दिखा सकते. तो सबसे पहली बात कि इमोशनल ऑनेस्टी का मतलब क्या है और उसे एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने लाइफ में इनकलकेट करे, और आप एज अ पब्लिक फिगर उसे अपने लाइफ में कैसे इनकलकेट करती हैं? See, for me, emotional honesty is something which is with your own self. I don't say कि आप emotionally honest होके पूरी दुनिया को अपना emotional side दिखाते रहो, क्योंकि दुनिया इस लायक नहीं है. वो आपकी बातों का फ़ायदा उठाएंगे, वो आपके वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, आपके ऑनेस्टी का फ़ायदा उठाएंगे. डोंट डू दैट. जब तक आपको विश्वास नहीं है उस इंसान पर कि वो आपकी बात, आपके इमोशन को समझ सकता है, तब तक वो साइड मत दिखाए. पर अपने आप को तो दिखाइए. आपके इमोशंस क्या है, आप क्या थॉट लेकर चल रहे हो, आप लाइफ में चाहते क्या हो, आप किस वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो, किस वक्त नहीं कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए. हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं, एक्चुअल मेडिटेशन इज द टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ, नोइंग योर ओन थॉट्स. कभी कभी जब हम ब्रीदिंग की भी बात करते हैं कि इंसान आपको ये समझा रहा है कि अपनी सांसों तक भी ध्यान दो. इमोशंस, बातें तो बहुत बाद में आती हैं. आप अगर अपनी सांसों पर भी ध्यान दे दोगे तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है. पर हम इतने बिजी हैं, इतनी भाग दौड़ में हैं कि हम दुनिया के बारे में जानते हैं पर खुद के बारे में नहीं. और ये काइंड ऑफ जो फेक पॉजिटिविटी चल रही है यार, उससे आपको दूर करता है कि जब आपको प्रॉब्लम है फिर भी हम कहें नहीं है नहीं है. अरे है भाई, आपके नहीं बोलने से ऐसा नहीं. जब चोट लगती है तो जिसको दर्द हो रहा है उसको पता है कि मुझे दर्द हो रहा है. एक छोटे बच्चे को हम कहते हैं ना, नहीं लगी नहीं लगी, चींटी मर गई नहीं लगी, ये सब बच्चों को सिखाते हैं. बट वो बच्चा आपको बोल नहीं पा रहा है पर वो रो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है. तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये बताने की जरूरत है कि
चोट लगी है, और रोना भी ठीक है, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील द पेन, बट इट्स नॉट ओके अगर अगली बार भी फिर उसी रास्ते में आपको ठोकर लगे और फिर गिरे, तो इसका मतलब आपने अपनी सीख से ही सीख ली है। आई थिंक मुझे लगता है ऑनेस्टी खुद के साथ होती है, खुद के बारे में जानना, और जब आप ये करते हो ना, स्पेशली आज के ज़माने में जब एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ अबाउट जजमेंट, ट्रोलिंग, क्रिटिसाइजिंग, तब जिस इंसान को खुद के बारे में पता है उसको इन ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि आई नो माई सेल्फ, आई नो आई एम डूइंग गुड, आई नो आई एम ऑनेस्ट, आई नो आई हैव गुड इंटेंशंस, तो कोई 200 किलोमीटर दूर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आई रियली डोंट केयर। तो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ इमोशनल ऑनेस्टी। एंड जैसा आपने कहा पब्लिक फिगर, डेफिनेटली मैं तो अपनों में भी बहुत डर के किसी को बताती हूँ कि मेरे इमोशंस कब क्या है, दुनिया को तो बहुत दूर की बात है, तो बट आई नो कि मैं कब क्या फील कर रही हूँ, और इस वजह से मैं उन्हें टैकल भी अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी हुआ कि बच्चों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनकी अपब्रिंगिंग का ही पार्ट बताएं कि वो इमोशनली ऑनेस्ट हो अपने साथ। तो जो पेरेंट्स हमें आज यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए क्या टिप होगी कि किस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग में वो इनकलकेट करें कि बच्चे इमोशनल ऑनेस्टी के प्रति बहुत अवेयर हो सकें? आई थिंक सबसे बेस्ट वे है अक्नॉलेजमेंट। When they are crying, don't stop them. It's okay to cry. उनको मत रोको, स्पेशली लड़कों को हम सबसे ज़्यादा रोकते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा होगा जब लड़कों को रोने से रोका जाता है, पहला तो उन्हें रोकते हैं, और क्या बोल के रोकते हैं, लड़की है क्या, क्या लड़की जैसे रो रहा है। तो पहला आपने उसको इमोशन सप्रेस करना सिखाया, दूसरा आपने उसको महिलाओं को नीचा फील कराना सिखाया, यानी रोना वीक काम है और वीक काम लड़कियां करती हैं। आपने 2 सीख गलत दे दी उसको। तो उनके इमोशंस को अक्नॉलेज करो, जब वो रो रहे हैं या वो सैड हो रहे हैं या उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, सबसे पहला रिएक्शन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि किसी बड़े होने के बाद आपके अंदर इतनी समझ होती है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, बच्चों को नहीं होती है। तो बच्चे अगर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, किसी रीज़न से कर रहे हैं, उस रीज़न को जानने की कोशिश करिए, और फिर आप जब वो अक्नॉलेज करेंगे और फिर उनको समझाइए कि अच्छा ये हुआ तो ये इसीलिए हुआ, और अगली बार अगर आप ये नहीं चाहते तो ये मत करना। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि बच्चा गिर गया, अब कई बार बच्चे आपकी बड़ी बड़ी चप्पलें पहनते हैं, तो उस वक्त हम उसको ये नहीं सिखा रहे कि आप इसीलिए गिरे क्योंकि आपने पापा की चप्पल पहनी थी या मम्मा की चप्पल पहनी थी। हम सिखा रहे नहीं लगी, डोंट क्राई, कहीं और ध्यान भटका दिया, और उसकी गलती नहीं बताई कि उसने अपने से बड़ी चप्पल पहनी इसीलिए ठोकर लग रही है। तो अब ये पहनोगे तो गिरोगे, चोट बार बार लगेगी, तो अगली बार वो समझ जाएगा कि ये नहीं पहनना है, इससे मुझे चोट लगती है। तो आपने अक्नॉलेज भी किया, रोने भी दिया, और फिर समझा भी दिया ताकि वो अगली बार उसको रिपीट ना करे। आई थिंक ये बेस्ट तरीका हो सकता है बच्चों को संभालने का। एंड डोंट जज देम प्लीज। आई ऑलवेज से बच्चे माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं तब तक जब तक माँ बाप उन्हें जज करना शुरू नहीं करते। एक छोटे बच्चे को कोई जज नहीं करता, वो पूरा घर भी तहस नहस कर दे तो भी वो उनको प्यार ही करते हैं, या बस हल्की सी आंखें दिखा देंगे कि बेटा नो, दैट्स इट। यही बड़े होने के बाद अगर वो कुछ कहे, हम उनको शेप करते हैं, हम उनको जज करते हैं, हम उनको टॉन्ट करते हैं, और फिर हमें लगता है कि वो सब बोलने के बाद वो सब बंद कर देता है। बंद वो कुछ नहीं करता, बस आपको बताना बंद कर देता है। तो ये मत करिए, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना, उसको है कि मुझे तो कभी ये सब किया ही नहीं गया, मुझे तो हमेशा प्यार से सुना गया, अचानक से जजमेंट शुरू हो गया है। सो डोंट डू दैट। अपने बच्चों को जज करना बंद करिए, उनको सिखाना शुरू करिए। गलत कर रहे हैं तो सिखाइए, बट गलत करने में उनको नीचा मत दिखाइए। आई थिंक बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अगर हम बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से अवेयर कर दें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, ये चीज़ें अगर हम उन्हें सिखा देना
बचपन से उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बहुत कम हो जाएंगे और उनको समझ भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इशू भी, ये भी एक्नॉलेज करना इज अ वेरी बिग थिंग। ये मानना कि मैं वल्नरेबल हूँ, ये मानना कि मुझे इमोशनल इश्यूज है, ये भी आज हमारे बीच एक बहुत हवा बन चुका है। एंड एज पेरेंट्स, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कहते हुए ये सब कुछ नहीं होता, हमारे एज में तो कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ था, आपको नाम नहीं पता था। मैंने कई पेरेंट्स को कहा है कि आप उनको देखिए जब वो बहुत चिंता में होते हैं, तो कहते हैं बड़ी बेचैनी हो रही है। सुना ये वर्ड पेरेंट्स से? पेरेंट्स को बोली उसको एंजाइटी बोलते हैं। अब वर्ड्स मिल गए, उस समय वर्ड्स कुछ और थे, होता पहले भी था। बेचैनी सी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, अरे मैं तो इतना डर गया मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पैनिक अटैक। होता सब पहले था, अब उनको वर्ड्स मिल रहे हैं, अब उनको बताया जा रहा है अच्छा ये एक इशू है, इसको ठीक किया जा सकता है। पहले ये नहीं पता था कि ठीक किया जा सकता था। तो ये मत सोचिए कि जो बच्चों के साथ हो रहा है वो पहले नहीं होता था, पहले हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जो ये कहे कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अब बच्चे अगर ये कहे कि मुझे एंजाइटी होती है, ये होता है, बट मैं उसको ठीक नहीं करना चाहता, ये तो होता ही है, ये वीकनेस है। पर जो कहे होता है बट मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू नो द रीज़न, मैं उसके बेस तक जाना, रूट कॉज क्या है। दिस इज स्ट्रेंथ कि बोलना, जो हमारा एक चैप्टर भी है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके, बट आगे उसको ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू रीड द चैप्टर, इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर। तो ज़रूर पढ़िए, ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है जिनकी लाइफ में दिक्कतें चल रही है, कुछ ना कुछ उन्हें लग रहा है कि वो इनसिक्योर है उन हैबिट्स को लेकर। सो ये चैप्टर आप सबके लिए है। आई थिंक अभी इतना ही कहना चाहूँगी मैं। स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं। यस ऑफ कोर्स, प्लीज। आई थिंक हर बार जब हम कुछ अच्छा सीखें तो हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे कि आप तक वो अच्छी बात पहुंची है? सिर्फ तालियों से पता लग सकता है। तो प्लीज फील फ्री। जय जी, स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत एंशिएंट मेथड है, एंटरटेनमेंट का भी, टीचिंग का भी, अवेयरनेस का भी। और आई थिंक आप उसकी एक्सपर्ट, आई कैन कॉल यू एन एक्सपर्ट ऑन दैट। आप तुम्हें स्टोरी टेलिंग का जरिया चुनो, बिकॉज पीपल हु आर लिसनिंग टू इट कैन अडेप्ट बेटर। तो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, आपकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स में स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है? I think it's all about storytelling. I am a storyteller. मेरा काम ही ये है। पहले हम कथाएं क्या है, हम पहले कथा, आपको एक तरीके से कथा सुना रहे हैं, फिर हम प्रवचन देते हैं, और पहले आपको एक कथा सुनाते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं। तो मुझे लगता है मेरे जीवन की शुरुआत ही स्टोरी टेलिंग से हुई थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लेसन्स टू। मुझे भी मेरे माता पिता ने, दादा दादी, नाना नानी, सब ने कहानियाँ ही सुनाई थी। उन कहानियों ने मेरे अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया था टूवर्ड्स माई स्क्रिप्चर्स। माई फर्स्ट स्टोरी वॉज गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये श्रीमद् भागवत में आती है। और तो इस कथा ने मुझे बहुत क्यूरियस किया था कि मुझे भगवान के बारे में जानना है, और ये सब क्या होता है, कृष्ण कौन है, राम कौन है। और ये इंटरेस्ट ने मुझे फिर भगवान के प्रति और ज़्यादा इंक्लाइन किया था। तो मुझे लगता है स्टोरी सबसे बेस्ट तरीका होती है आपके अंदर एक विजडम को लेकर इंटरेस्ट जगाने का। सीधा प्रवचन किसी को पसंद नहीं आता, और या फिर आएगा भी तो वो फिर बहुत ज्ञानी होते हैं ना, उतने ज्ञानी हम सब नहीं है, मैं तो कहूँ मैं भी नहीं। मुझे इंटरेस्ट ही कहानियों से आता है। अगर कोई किताब मैं पढ़ रही हूँ और उसमें कोई कहानी आ जाए तो मुझे वो बात ज़्यादा समझ आती है। सो मैं जब भी कुछ कहती हूँ या अब अगर कहूँ लिखती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें कोई कहानी ज़रूर है। और इस किताब में भी आपको बहुत कहानियाँ मिलेंगी, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो मैंने कहीं पढ़ी, कहीं सुनी, कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो कहानी बताई किसी बात को समझाने के लिए, और कभी अपने पर्सनल ज़िंदगी की कहानी भी मैंने इसमें बताई है, जिससे मुझे अगेन सीख मिली। तो मुझे लगता है कहानियाँ मेरी ज़िंदगी
को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड आई वुड वांट वो आप सबकी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करें। थैंक यू। I think I'm famous for that, no? I've always been like that. जो बोलते आए हैं उसके हटके ही काम किए हैं मैंने, और कभी कभी फंस भी जाती हूँ उन चीज़ों के लिए मैं, पर इट्स ओके। बट यस, सी व्हाट आई फील, छोटी छोटी बातें ही आपकी ज़िंदगी की बड़ी बातों को बेहतर बनाती है, जिसे हम कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके जीवन की जो बूंदें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सिचुएशंस है, वो लाइफ के जो बड़े सिचुएशंस को कैसे सामना करना है उसमें हेल्प करते हैं। अगर आप छोटी बातों को इग्नोर कर देंगे तो जब बड़ी बातें आएंगी आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं ये रिलेशनशिप्स में भी बोलती हूँ, बाद में जाके नहीं कहना अरे पहले से मुझे रेड फ्लैग नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा। स्टार्टिंग की छोटी छोटी हरकतें आपको बताती है कि ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। ये एंड में पता चलता है जब आपके जीवन का इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आपके जीवन को स्कार कर देता है वो रिलेशनशिप, और तब जाके आप बोलते हैं मैंने पहले क्यों नहीं समझा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो चाहे फैमिली हो, अगेन महाभारत इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। छोटी छोटी चीज़ों में दुर्योधन को समझा देते तो महाभारत होती ही नहीं, पर उनकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते गए, उनके पिता उसको ढकते गए, उनको डांटने की बजाय, उनको समझाने की बजाय उसको इग्नोर करते गए कि छोटी सी बात है, छोटी छोटी करते करते देखो क्या कर दिया, पूरे वंश को ही ख़त्म कर दिया। तो आई फील कि छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आई वुड ऑलवेज से कि छोटी बातों पे कई बार हम सीन क्रिएट करने में डरते हैं। डोंट क्रिएट अ सीन बट एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। कि I don't want to fight, I don't want to create a scene, but I think this is something we should have a conversation about, क्योंकि ये अगर अभी छोड़ दिया ना आगे जाके ये हमें ही बर्बाद कर देगा। This is what I feel. So basically, yes. Sorry, अभी आपने स्टार्टिंग में तालियां बजाई नहीं, अब मुझे आदत होगी तो तालियां आप बजाओगे ही नहीं, तो अब मुझे अपना भ्रम तोड़ने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं आपको स्पेस दूंगा उसके लिए, ठीक है? So इसका मतलब है let it out of your system, do not keep it in your system. Is that what it is? Yes, but you should know how to let it out. That's very important. आप Yes. प्लीज उस पे elaborate करें, क्योंकि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि जया जी ने बोला था रखना नहीं अंदर, बात कर देना, तो वैसे नहीं होना चाहिए। What is the right way of acknowledging it, letting it out, but still not making the other person feel offended? I think first talk about it in a very friendly manner, क्योंकि कई बार सामने वाले को पता भी नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो चीज़ आपको हर्ट हो रही है। चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, कोई भी है, क्योंकि हर किसी के जीने का तरीका अलग है, हर किसी के ट्रिगर पॉइंट्स अलग है। कोई चीज़ किसी के लिए बहुत नॉर्मल हो सकती है और आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए अपनी बात को बहुत फ्रेंडली वे में रखना इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट, कि अरे जो बोला ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब उस रिएक्शन को सामने वाला कैसे ले रहा है ये बताएगा कि आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाला होगा, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाला होगा, या अब थोड़ा फॉर्मली उस पॉइंट को फिर से रखना होगा। आई थिंक आई ऑलवेज से इफ दैट पर्सन मैटर्स टू यू, प्लीज गिव 2 to 3 चांसेस सुधरने का, क्योंकि 1 मिनट में कोई नहीं सुधरता, उससे ज़्यादा चांस देने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को भी, काम को भी, और कई बार खुद को भी। अब चांस देने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं होता कि खुद में भी कई बार हम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। डोंट डू दैट। तो पहले, दूसरी, तीसरी बार खुद को भी टाइम दीजिए। आपको समय लगेगा चेंज होने में, ठीक होने में। नहीं हो रहा, अब थोड़ा फॉर्मली काम करिए, अब थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करिए, ये जान के कि नहीं मुझे बेहतर बनना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट ओके। दिस इज द बुक, दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट। कि कुछ चीज़ें जिंदगी की ओके हो सकती है, हर चीज़ नहीं हो सकती।
हर चीज को लाइटली नहीं ले सकते आप, और बड़ी से बड़ी गलती करके इट्स ओके या नहीं कह सकते आप। तो आपको कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो आपकी लाइफ खराब करेगा, किसी और की नहीं। कोई आपके साथ एक बार, दो बार, तीन बार हैंडल आपकी बातों को कर लेगा, फिर नहीं करेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छा काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। इट कैन बी अ गुड स्टार्ट। आपने और एक बात कही कि वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप्स दैट डोंट सर्व यू एनीमोर। कहना ये बात काफ़ी आसान है, बट इसे अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। तो वो लोग जो इसे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उनका माइंडसेट किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए? रीड द चैप्टर। फर्स्ट स्टेप। देखिए, पूरा ये इवेंट प्रमोशन का है, तो मैं एक मौका नहीं छोड़ना चाहती अपना प्रमोशन नहीं करने का, यू नो। रीड द चैप्टर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अगेन आई वुड से लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और मैंने कहा ये होना चाहिए। पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस इंटेंशन से ये बात कह रही हूँ। क्योंकि सी व्हाट आई फील, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन हैव योर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, बट आई फील जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, द रिलेशनशिप इज एक्चुअली मेंट टू मेक यू हैप्पी, फील हैप्पी। क्योंकि आज जब हम इतनी भागदौड़ में हैं, हम चाहते हैं कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके पास जाके वी फील वी आर होम। You know, home is not about those bricks and bungalows and flats and everything. It's about that person. वो आपके लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कई बार वो नहीं तो आपके दोस्त, आपके सिबलिंग, पर जो भी, लेकिन वो आपका घर होना चाहिए, जिसके लिए आपको फील करे कि आप घर आ गए। वो ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जहाँ घर आने से पहले टेंशन हो कि घर जाना है, अब वहाँ अलग कहानी शुरू। अगर ये आपको फील हो रहा है तो मुझे लगता है ये घर नहीं है, और घर चेंज करने का टाइम आ गया। क्योंकि मैं नहीं इस चीज़ में मानती कि हम ये सोच रखें कि डेथ बेड पे ये बोल सके कि अरे हमने रिश्ता जिंदा रखा, प्यार मर गया था पर रिश्ता जिंदा था, और समाज को ये कहने के लिए रिश्ता एंड तक जिंदा रखा। आई थिंक एक ही जिंदगी है, प्यार से जीनी है, उनके साथ बिताइए जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप प्यार महसूस करते हैं, और बाहर की भागदौड़ से वापस आके घर महसूस करते हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर उसी के लिए था। इफ यू डोंट फील दैट, डोंट बी इन दैट स्पेस, बी अलोन, आई वुड से, डोंट कीप हॉपिंग। घर ढूंढने से पहले हम बहुत समय लगाते हैं ना, यस और नो? कितने घर, बॉम्बे में तो कितने घर देखते हैं हम, बहुत घर देखते हैं, तब जाके एक घर पसंद आता है, पर हर घर में रहते नहीं है ना, यस और नो? दूर से देखते हैं बस। तो आप देखो चलेगा, पर हर घर में हॉप करते रहोगे तो फिर किसी घर में नहीं रह पाओगे। बाकी हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, सब समझ गए, सबके रिएक्शंस और एक्सप्रेशन से मैंने गेज कर लिया वो। बस समझदार को इशारा काफी है, बस इतना समझो। आपने और एक बात कही, टू बी काइंडर टू योरसेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्यों लगता है दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको एक चैप्टर डालना पड़ा उसके बारे में? Because we are not, हम अपने लिए कुछ सोच नहीं रहे। हमें क्योंकि स्टार्ट से ये सिखाया गया है कि दूसरों को खुश रखो, दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को सर्व करो, दूसरों को प्यार करो, बी अ गिवर। पर आप किसी को कुछ भी तभी दे पाएंगे जब वो चीज़ आपके पास होगी। यस और नो? अगर मुझे फाइनेंशियली आपकी हेल्प करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। अगर मेरे बैंक में 1 रुपया भी नहीं है और मैं जाकर कहूँ अरे 2 लाख चाहिए, अभी देता हूँ, पॉसिबल?
तो अगर किसी को प्यार देना है तो उसके लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? प्यार होना तो चाहिए। तो जब खुद की बैटरी चार्ज होगी तभी तो दूसरों को चार्ज कर पाएंगे। हम ही यहाँ पर उसमें लो बैटरी पे चल रहे हैं और फिर कह रहे हैं चलिए दुनिया को बदलते हैं। अरे थोड़ी देर में फोन बंद हो जाएगा। और इसीलिए शायद हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हम अंदर से खुश नहीं होते। और मैं ये मैक्सिमम महिलाओं से कहती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये बैगेज महिलाओं के कंधों पे दिया गया है। बी अ गिवर। जितने सैक्रिफाइसेस महिला करे उतनी महान। और एंड ऑफ द डे मैक्सिमम बच्चे ज्यादा प्यार अपने पापाओं से करते हैं और मम्मी उनको लगती है कि दिन भर इरिटेट करती है। बट वो कैसे ना करे जो सारे सपने छोड़ के बैठी है। उसने मन का कुछ नहीं किया। और इसीलिए कई बार आप देखिए कि आप गलती कुछ और करते हैं पर हर गलती घूम फिर के इसी टॉन्ट में आती है कि मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, सपने छोड़ दिए, जीवन छोड़ दिया, तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं हम। अभी किसी को समझ नहीं आता एक्चुअली वो बच्चों को टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, ये उनके अंदर का दुख बाहर आ रहा है कि हमने सब छोड़ दिया, हमारे सपने छोड़ दिए, हमारी खुशियां छोड़ दी, हमारे पसंद छोड़ दी। ये मन में आता है, ये लाइफ टाइम रहता है उनके मन में। तो ऐसा इंसान कैसे खुश रह सकता है? और वो खुश नहीं है तो आसपास वालों को खुश कैसे रख सकता है? इसलिए वो चिड़चिड़ करता रहता है। तो आप भी यही करेंगे। आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो आप आसपास किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो पहले खुद को खुश रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ नहीं है, आप किसी और को कैसे बोलेंगे कि स्वस्थ रहो? वो कहेगा पहले खुद रहो। सॉरी? Yes, sometimes it's okay to be selfish. और selfish का मतलब यही होता है कि अगर खुद को खुश नहीं रखेंगे तो तुमको कैसे रखेंगे? आज बच्चों को सीख कैसे देंगे जब आप खुद को काम नहीं कर पा रहे हैं? Yes or no? बच्चे यही कहेंगे ना, आपको क्या पता? तो पता करने के लिए, सिखाने के लिए भी खुद कुछ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात सच्ची कहती हूँ कि ये चीज़ मैं अपने ओपिनियन से ही बताती हूँ, बट बहुत लोग मुझे आके कहते हैं कि अरे पेरेंटिंग का ज्ञान आप मत दीजिए, बच्चा हुआ नहीं कैसे पता। इसीलिए मैं ओपिनियन कहती हूँ, एक्सपीरियंस नहीं कहती कि ये मेरा ओपिनियन है। बट मैं एक चीज और कहती हूँ, बच्चा नहीं हुआ पर बच्ची तो हूँ। मैं अपने माँ बाप के साथ मेरा जो बॉन्ड रहा है, जो इश्यूज रहे, जो अच्छाई रही, जो बुराई रही, उससे सीख के अपना ओपिनियन बना रही। पर डेफिनेटली कि मैंने वो चीज़ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की, वो एक्सपीरियंस करने के बाद मे बी आई विल हैव मोर थिंग्स टू से। बट अगेन आई वुड से कि कभी कभी दूसरों को अच्छा करने के लिए भी सेल्फिश बनना पड़ता है। अगर आप मुझसे अच्छाई चाहते हैं तो मुझे अच्छा बनने का समय आपको देना पड़ेगा। सो इट्स ओके टू बी सेल्फिश समटाइम्स। आपने कहा कि इट्स ओके टू बी लेजी, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। जस्ट रीड द चैप्टर, ओके? अंदर बहुत सी बातें हैं, ठीक है? ये मुझे जब मैंने ये पहली बार लिखा तो मेरी टीम जब पढ़ रही थी, मेरी टीम कहती है आपको नहीं लगता आपने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें लिखी है? इट्स ओके टू नॉट गेट मैरिड, इट्स ओके टू बी लेजी। और यू नो, क्योंकि आपके मोस्टली मेरे जो टीम में लोग हैं वो सब एज में काफ़ी अच्छे हैं, और एज मारवाड़ीज आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से इट्स ओके टू नॉट गेट मैरिड। वो टेंशन में हो जाते हैं, वो कहते हैं आप तो नहीं सोच रहे ऐसा। एग्जैक्टली। तो बट रीड द चैप्टर। मुझे लगता है कि वो चैप्टर जब आप सुनते हैं या सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करते हैं आपको लगता है अच्छा ये इस बारे में है, बट पढ़ते पढ़ते वो बिल्कुल ऑपोजिट बारे में होता है। तो ये मैंने बड़े कोशिश की है मैंने कि इस सुंदरता से लिखूं कि पहले लोगों को लगे कि अरे बड़ा मसाला मिलने वाला है, अंदर फुल ऑन प्रवचन मिलता है। बट यस अगेन, हाँ, सो इट्स ओके टू बी लेजी, यस इट्स ओके टू बी लेजी, बट व्हाट्स नॉट ओके ये पढ़ के आपको पता चलेगा। आई हैव केप्ट 2 लाइन्स हर चैप्टर में, व्हाट्स ओके एंड व्हाट्स नॉट ओके, एक ही इमोशन में। तो हमने अलग अलग इमोशंस लिए, पर हर इमोशन में आपको समझना होगा व्हाट्स ओके एंड व्हाट्स नॉट ओके। My last question to you would be,
सारी दुनिया आपको जानती है एज अ स्पीकर, और क्यों आपने डिसाइड किया कि अब आपको कुछ लिखने की भी जरूरत है, क्योंकि आपकी स्पीकिंग के थ्रू यू आर कनेक्टिंग विद मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट स्पार्क्ड विद इन यू एंड यू थॉट कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, मुझे मेरी लिखाई के रास्ते में और कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ? आई थिंक जो आपने क्वेश्चन में ही मेरा आंसर दे दिया, और कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। मुझे इस चीज़ का आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस थिंग इन मी कि आई वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे गोल से कनेक्टेड है। सो माय गोल इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर देम। आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स जो उनकी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकता है विथ माई ओन एक्सपीरियंसेस। आई ऑलवेज से दिस इज माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, नहीं लगे तो इग्नोर इट। मैं कोई यहाँ पे आपको प्रेशराइज करने नहीं आई, यही करना पड़ेगा, यही सही है, नहीं। किसी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जो 10 साल पहले सही था आज गलत हो चुका है, और जो 10 साल पहले गलत था आज सही हो चुका है। तो टाइम बहुत चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है। तो कोई भी रूल ऐसा नहीं हो सकता जो है कि ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होता है। बट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, वो किसी का हेल्प कर सकता है। तो यस, इस वजह से मुझे लगता है कि लेखनी एक ऐसा साइड था जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, और मेरा मन करता था बिकॉज आई एम अ रीडर। मुझे पढ़ना पसंद है, पढ़ना मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं पहले ऐसी नहीं थी, पहले मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। आई यूज्ड टू हेट इट। मुझे आप पिक्चर चला दो मैं देख लूँगी। स्क्रिप्चर्स में भी आई यूज्ड टू वॉच मूवीज़, सारी स्पिरिचुअल मूवीज़, रिलीजियस मूवीज़ मैंने देखी। मुझे पढ़ना नहीं पसंद था। मैंने पढ़ना शुरू किया था मजबूरी में। मेरा काम है, मुझे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा। वो मजबूरी ने मुझे पढ़ने से प्यार करवा दिया। अब मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, और फिर भी अगर आप मुझे कभी भी बुक स्टोर में ले आओ, मैं 10-12 और खरीद लेती हूँ। और फिर मेरे पेरेंट्स पीछे से कह रहे होते, घर पे जो पढ़ी है वो तो पढ़ लो पहले। पर मुझसे रुका नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी बहुत अच्छा टाइटल है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है। सो आई लव रीडिंग नाउ। जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो मुझे लगता है आपको कभी कभी ये भी मन करता है कि मुझे भी ये करना है। सो आई थिंक ये एक चीज़ मेरे अंदर थी। एंड थर्ड आई वुड से आपकी बातें, आपके वीडियोस गायब हो सकते हैं। आप जब तक हो शायद लोग तभी तक आपको देखें, पर आप जब कुछ लिख के जाते हो वो जीवन भर रहती है, और आपके नहीं सबके जीवन। तो मुझे ये करने का मन था कि मैं कुछ ऐसी बातें लिखूं जो मेरे मन में है, और वो तब भी रहे जब मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, मुझे शायद कोई जानता नहीं है। आगे 2-3-4 जनरेशन के बाद भी शायद वो क्रॉसवर्ड आए और उनको एक किताब रखी मिले चौकी, और उनको पता चले कि अरे नहीं, वो तो इस साल में जा चुकी है, पर किताब अभी तक चल रही है। सो आई थिंक मे बी ये 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से आई वांटेड टू राइट। एंड आई वांट आई थॉट ऑफ राइटिंग 6-7 इयर्स पहले। तो अब जाके बात सच हुई है। How old were you 6-7 years पहले? अब तब से सोच रहे हो लिखने का? नाइस। 6-7 ईयर, मैं 6-7 साल की थी तब नहीं। No, because 6-7 साल पहले भी you were, वेरी नाइस वे ऑफ नोइंग माय एज। you were probably a teenager 6-7 साल पहले। ना ना, दैट इज सो स्वीट। फिर भी मैं एज नहीं बता। जो अग्री करते हाथ खड़ा करें। जो अग्री करते, खाली आप अग्री कर। Excuse me, a lot of them agree. अच्छा, See. so what do you think? What's my age? 29, 30, 25 पे चलते हैं, वहीं रुक जाते हो क्या? 30 Very लोग nice. या 30 लोग। Good. अब 18 हुई ना, अब 7 साल पहले। हाँ, जब तो अडल्ट हुआ ना। 18, no, still 18. ये सबको पता है, आजकल इंटरनेट में सब आता है एज क्या है। जबरदस्ती आप बटन लगा रहे हैं ना मुझे। फ्री किताब किसी को नहीं मिलेगी। आपने कहा यू लव टू ट्राई न्यू थिंग्स। आज एक नई चीज ट्राई करते हैं। आपकी पहली बुक है
उसका कवर अनवील करते हैं। एवरीबॉडी रेडी? इधर बैठ जा। नीचे नीचे अब वो सर बड़ा विस्तार है। शिवा उधर जाइए, आप उधर जाइए। 3, 2, 1 एक्शन। वैसे ऑन द काउंट ऑफ 3 जया जी को हम दिखा दें कि हम में कितनी पावर है। ऑन द काउंट ऑफ 3 एवरीबॉडी सेज इट्स ओके विद थम्स अप। ऑलराइट, रेडी? इट्स वेरी ओके। 1, 2, 3। आई थिंक आप सभी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर ली है और बहुत सारे सवाल भी आए होंगे जब जया जी बोल रही होंगी कुछ कि किंतु परंतु ऐसे क्यों बोल रही हैं, है ना? सो आई थिंक वी कैन नाउ ओपन द फ्लोर टू कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर प्लीज। डू वी हैव एन एक्स्ट्रा माइक फॉर द ऑडियंस? या जी आपको कांग्रेचुलेशन करती कि आपने इतनी अच्छी बुक निकाली है। और Thank you. आज के जमाने में आध्यात्म की तरफ जाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज जो एटमॉस्फेयर छोटे बड़े बूढ़े जो भी है सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहता ही है लाइफ में। तो जब हम थोड़ा टाइम पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने ये बुक निकाली है तो ये हम कंटिन्यूस रीड कर सकेंगे। तो आपको ये कौन सी एज से आपके अंदर ये आध्यात्मिक की आपके अंदर ये रंग लगा आध्यात्मिक का? हाँ, ये मुझे बचपन से ही लग गया था। मैं 5-6 साल की थी तभी से, और मैं नहीं कहूँगी कि ये मुझे एक रियलाइजेशन के तौर पे लगा। ये मेरे घर में रूटीन था, लाइफस्टाइल था मेरा। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में जानना, सीखना, सुनना, हनुमान चालीसा करना, ये चीज़ें हमारे लाइफ में पहले से थी। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल था। कभी से ऐसा नहीं था कि अचानक मुझे लगा कि ओह अब मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए। मैं हमेशा से थी। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा लोगों को स्पिरिचुअल होना पड़ता है। हमें लगा सभी ऐसे होते होंगे, सबके घर में यही माहौल होता होगा, पर ऐसा नहीं था। सो यस, सो आई थिंक मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल की राह पर चल चुकी थी। जी, हमने बहुत सुना है कि स्पिरिचुअल बहुत से लोग बोलते हैं अगर तुम क्या बोलते हैं भगवान से जुड़े हुए हो तो पैसे नहीं, मतलब के पीछे नहीं भागना चाहिए। नहीं, फिर मुझे दे देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए सब कर रहे हैं। आज आपको अगर एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो यू नीड मनी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट से दैट इफ यू वांट मनी यू हैव टू नॉट बी स्पिरिचुअल। नो, मनी आए तो और स्पिरिचुअलिटी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि पैसा एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। तो तब आपका स्पिरिचुअलिटी आपको और दृढ़ रखता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे जितने भी महान लोग हुए, वॉरियर्स, अर्जुन है, पांडव है, ये सब तो पैसे में थे ही ना, राजा थे। मुझे लगता है सर से पैर तक धन और लग्जरी से जुड़े हुए थे, पर फिर भी उन्होंने कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आई थिंक भगवान स्पिरिचुअलिटी है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं आप, लेकिन आपको भगवान को या स्पिरिचुअलिटी को साथ रखना पड़ेगा, सो दैट वो मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे। बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड। अब कुछ अच्छा भी करना, उसमें भी पैसे लगेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपको समझा रहा है
वो आपको बेवकूफ बना रहा है और नहीं तो मैं कहती हूँ पूरा वैराग्य लो, बीच में मत रहिए। अगर गृहस्थ है तो डू योर वर्क, अर्न मनी, हैव अ गुड लाइफ। नहीं करना तो जंगल जाओ, तब पूरा पूरा वैराग्य लो। हम बीच में रह गए हैं, ना यहाँ के ना वहां के, ना अच्छे से गृहस्थ बन पा रहे ना अच्छे से वैरागी बन पा रहे। सो डोंट डू दैट। पैसा हमें ऊपर ले नहीं जा सकते, लेकिन पैसा हमें ऊपर ले जाता है। पैसा को हम ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन पैसा हमें ऊपर तक ले जाता है। बिल्कुल सुसी, जब आपको इतना अच्छा सीख मिल रहा है देन अर्न मनी एवरीबडी हियर सो दैट यू कैन बाय द बुक। जय जी जी करता है कि बस सुनते हैं। मेरा प्रश्न ये था जय जी कि अध्यात्म के क्षेत्र में आपका गुरु कौन है? आपके घर में तो अध्यात्म का माहौल था ही, तो जानना चाहती हूँ गुरु कौन था, थोड़ा सा उसके बारे में। क्या था? सॉरी, गुरु आइडियल। मुझे लगता है सबसे पहले तो मेरे माता पिता ही थे, क्योंकि आपके सबसे पहले गुरु आपके माता पिता ही होते हैं। तो उन्होंने मुझे जो सीख दी, मुझे जो एनवायरनमेंट दिया, जो सपोर्ट किया और आज तक करते आ रहे हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर गुरु मुझे मिल नहीं सकते। जब एक एज पे तुरंत लड़कियों की शादी की बात उठने लग जाती है कि अब तो कर दो, वो आज भी मुझे ये कह रहे हैं कि जो मेरा मन वो मैं करूं, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिल रही है, क्योंकि उन्हें शायद पता है कि मैं एक अलग इंटेंशन के साथ और एक अलग गोल के साथ जीवन में आई हूँ। तो उस गोल को पूरा करना, भगवान को प्रसन्न करना है और उनको प्रसन्न करना ही सबको प्रसन्न करना है। तो ये सपोर्ट आज के टाइम पे होना इज अ वेरी बिग थिंग। सो आई एम वेरी लकी टू हैव सच पेरेंट्स। सो आई वुड ऑलवेज से कि मेरे पहले गुरु वो ही है। Hi Jayji, hi Alice Peter here. So that the book writing journey seems to be one very full of nostalgia and memory one. Can you remember the last day when you wrote this book, the last chapter? What was that day like? I don't remember the date exactly, but I know the timing. I think it was around 2:35 something, midnight. And I still have the video. I cannot show, obviously I was in my night suit. But you know, I kept that video because I was writing the last chapter and I wanted to capture the moment, and I just wrote the last word and I was like, yes, I did it. So I think I was very happy, I was emotional, I cried a bit because I can say, you can read the chapter. I was writing it I think since 5 years. I wrote something else, I erased it, then I wrote something else, then I erased it. So तीसरा जाके ये निकला। तो ये भी आपको डर लग रहा होता था कि होगा कि नहीं होगा, लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी। एंड आई कैन से आज जाके ये चीज सिंक इन कर रही है कि आई एम एन ऑथर नाउ। आई थिंक लॉन्च द 28 को भी लॉन्च द बुक, और मुझे वो बात फील नहीं हो रही थी। Already a bestseller. How sweet, thank you so much. Ma'am, before asking